है कि आपको व्यक्तिगत तौर पे शहाबुद्दीन साहब से कोई एलर्जी नहीं थी या उनसे कोई दिक्कत नहीं था? नहीं, व्यक्तिगत तौर पे किसी भी व्यक्ति से किसी का एलर्जी का क्या मायने मतलब होता है, उसके काम से होता है। यूथ आइकॉन की बात हो रही है तो देखिए, अब समय के साथ चीज़ें तय होती हैं। हम लोग तो अपना आइकॉन भगत सिंह को मानते हैं। बिहार की राजनीति इन दिनों देखा जाए तो काफ़ी अंदरूनी तौर पे काफ़ी हलचल है, चाहे वो गठबंधन हो या फिर सरकार जो अभी सत्ता में है। कारण क्या है कि सरकार जो है कि कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, या यूं कहे तो गठबंधन को लेकर के घिरती जा रही है। वही विपक्ष जो है कि कहीं ना कहीं तीखे तेवर अपना करके और सरकार के ऊपर जो है कि जो हमला कर रही है, ये चीज़ें देखने के लायक है कि सरकार, जैसे अभी तेजस्वी जी कह रहे थे कि सरकार अब गिरेगी तब गिरेगी, लेकिन एनडीए कह रहा है कि सरकार बिल्कुल 5 साल चलेगी। इन्हीं सब बातों को आज हम जानने के लिए जीरादेई विधायक श्री अमरजीत कुशवाहा जी के पास हैं, और जिस तरीके से इनकी एक छवि मानी जाती है, खास करके जिस पार्टी से ये लोग आते हैं वो जुझारू पार्टी है, और ये लोग अभी सत्ता में आकर के और किस तरीके से जनता के प्रति अपनी जो जवाबदेही है उसको ये लोग पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, इन्हीं सब विषयों के लिए जानना चाहते हैं हम। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका S24 न्यूज़ पे। आपके इस चैनल में भी मैं आपके माध्यम से आपका तो स्वागत करता ही हूँ, जीरादेई और सिवान के जनता का भी धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर, मेरा एक सबसे पहला सवाल ये है, जो कि कल ही मैं आपका एक खबर चला रहा था, खास करके नियोजित शिक्षकों को लेकर के, जिस तरीके से पटना में उन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, तो सरकार आखिर ये प्रताड़ित क्यों कर रही है उन नियोजित शिक्षकों को जो पहले से ही महंगाई के मार से दबे हुए हैं? इसके पीछे सर क्या कारण हो सकता है? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए ने वादा किया था 19 लाख रोजगार देने का। हम लोगों ने, हमारा गठबंधन ने कहा था कि हम पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। तो इसके काउंटर में उन्होंने 19 लाख का दावा किया था। आज जो हम देख रहे हैं कि हालात ऐसी है था कि शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति किया जाए हर स्कूलों में, और कम से कम जो उत्तीर्ण हुए हैं उनकी नियुक्ति किया जाए। सरकार ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज जब वो भी मांग लेकर के जा रहे हैं तो उनके मांग सुनने के बजाय, उनके साथ सम्मानजनक वार्ता करने के बजाय उनको लाठियों से पीटा जाता है, उनका अपमान किया जाता है, और घुमा फिरा करके हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि उनकी बात सुनी भी जाएगी। तो कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि सरकार जनता के प्रति अपनी जवाबदेही से भाग रही है। अभी हम देख रहे हैं कि जो काउंसलिंग हो रहा है प्रखंडों में, या अभी तो जिला मुख्यालय में जो प्रखंड शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग हो रही है, इसमें भी बड़े पैमाने पर धांधली के रिपोर्ट आ रहे हैं। तो एक तो भ्रष्टाचार, दूसरी जो है नियुक्ति में आनाकानी। तो कुल मिलाकर के सरकार बिहार के जनता के प्रति जो संवेदनशील होना चाहिए, हम देख रहे हैं कि गैर जिम्मेवार की भूमिका में खड़ी हो गई है। इसके पीछे सर क्या कारण है? आखिर सरकार इस तरीके से, जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित करने की बात करे, जैसे आप बता रहे हैं, या फिर शिक्षकों के बारे में बात आ रही है, ये आखिर क्यों हो रहा है? क्या सरकार के पास अब फंड की कमी हो गई है, उसके पास पैसे नहीं है, या कॉर्पोरेट घराना पैसा नहीं दे पा रहा है? क्या इसके पीछे? देखिए, सीधा बात है, समझने वाली भी बात है। अभी पिछले दिनों कोविड काल में हम लोगों ने देखा, वहाँ हम लोग विधानसभा में इस बात को उठाया था कि पिछले बार भी कोविड के लिए कोई तैयारी नहीं थी। चलिए भाई, कोई बात नहीं, नया था, पहले बार मामला आया था। इस बार हम लोगों ने दूसरे लहर की पूरी चर्चा शुरू था, देश के वैज्ञानिक और डॉक्टरों का ऐलान था, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई मोदी सरकार, बिहार में नीतीश सरकार ने पूरे के पूरे जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। नतीजा क्या निकला? हम लोगों ने लाखों लोगों को खोया। तो हम समझ रहे हैं कि सरकार जो है जनता के किसी भी काम के प्रति, जैसे हम चुनाव में उस समय तेजस्वी जी भी बोल रहे थे कि नीतीश जी थक गए हैं, तो ये बात साफ साफ उभर के आ रही है कि ये सरकार काम करना नहीं चाहती है। इनके सामने जो है जनता का सेवा करने की जो बात करते हैं वो सिर्फ खोखली बातें हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अहमियत जो बिहार की है, कि बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके इंडस्ट्री के मामले में, और बिहार के जो कृषि पर आधारित उद्योग का मामला है, इन सब चीज़ों को इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। तो बिहार का सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत कमज़ोर है। तो जब तक हम सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारे पास अर्निंग नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा,
और रिवेन्यू नहीं आएगा तो फिर जनता का हम काम करेंगे कैसे। क्यों बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और इसी बेस पे वो लोग वोट भी मांगते हैं, जनता से कहते हैं कि अगर आप लोग वोट दीजिएगा तो स्टेट में भी हमारी सरकार रहेगी, केंद्र में सरकार है, तो फिर उसको मदद नहीं मिल रही है, इसका मतलब फिर तो डबल इंजन की तो सरकार है ही, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। हम लोग भी बोल रहे हैं कि डबल इंजन है, लेकिन डबल इंजन आज डबल बुलडोजर के रूप में सामने आई है। और कोविड काल का दिल्ली में बैठी हुई मोदी सरकार जो भाजपा शासित है, वो देख रहे हैं कि इस पूरे कोविड काल को मौका के रूप में इस्तेमाल किया है। और इस दौर में कई काले कानून सामने लेकर आया गया, जैसे कि अभी कृषि कानून को चर्चा जो है जोर पर चल रहा है, और किसान जब आंदोलन पर हैं तो उन पर दमन ढाया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है। इसी तरीके से ये सरकार के नाकामियों के खिलाफ बिहार की जनता भी रोड पर आ रही है, खड़ी हो रही है। शिक्षक लड़ रहे हैं, छात्र लड़ रहे हैं, नौजवान लड़ रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों की मांग उठ रही है। तो इससे घबरा करके इस सरकार परेशान हो करके दमन पर उतर आई है, लाठी गोली चलाना शुरू कर दिया है। तो कुल मिला के जनता के समस्याओं का निदान इनको करना नहीं है, इनको चाहिए चुनाव में वोट, इनको नफरत पैदा करना है। और नीतीश जी भी तो भाजपा के गोद में बैठ कर के खेल रहे हैं, ये नफरत की ताकतों के गोद में बैठकर जो खेल रहे हैं नीतीश जी और बिहार की सत्ता चला रहे हैं, तो इनका भी तो कोई नया रिकॉर्ड नहीं बनने जा रहा है। अच्छा सर, एक बात और है कि जैसे आप लोग लेफ्ट विचारधारा के हैं और आप लोगों को चूंकि पहले जिस तरीके से इस देश में एक पहली आप लोग का अलग पहचान थी, कई राज्यों में आप लोगों की सरकार थी, अभी सिर्फ केरल में आप लोग सीमित रह गए हैं, इसके पीछे क्या है? आपकी विचारधारा अब कमज़ोर पड़ रही है या लोग अब आप लोग की तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं, या जिस आंदोलन के रूप में आप लोग जाने जाते थे आप लोग का वो आंदोलन खत्म हो रहा है क्या? आंदोलन हमारा खत्म नहीं हो रहा है, आंदोलन बढ़ रहा है। और बिहार के भीतर आप देखें तो हम आज 12 सीट और पूरा लेफ्ट मिला कर के 16 सीट जीते हुए हैं। तो अभी अलायंस हुआ तो उसमें स्ट्राइक रेट के हिसाब से भी अगर आप देखें तो हम स्ट्राइक रेट में बिहार की सभी पार्टियों से सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट। तो राजद के मतलब आप लोग उनका कृपा है कि आप लोग का सीट बढ़ गया? कृपा उनका नहीं है, हमारी ताकत बिहार के भीतर इतनी मजबूत है कि मजबूर होकर के हमसे अलायंस करना पड़ा। किसको मजबूर होना पड़ा? तमाम जो लोकतांत्रिक पार्टियां हैं जो समान विचारधारा के हैं, सब लोग मिल कर के अलायंस किए। और ख़ास करके फासिस्ट ताकतों का जो हमला है हमारे देश के ऊपर, लोकतंत्र को, भारत के संविधान को बर्बाद करने की जो कोशिश हो रही है उसको समाप्त किया जा रहा है। इस दौर की ये परिस्थिति का मांग भी था, इसलिए एकता बनी है। तो हम समझ रहे हैं कि हमारी ताकत नहीं होती तो हमारे उनके साथ अलायंस होता ही नहीं। हमको कल तक कौन हमारे साथ अलायंस कर रहा था? तो इसका मतलब सर कि यानी कि मजबूरी में आपकी अलायंस हुई है? फिर नहीं, मजबूरी नहीं, हमारी पार्टी की ताकत बिहार के भीतर मजबूत हुई है। और इसीलिए जो यहाँ बिहार के अंदर जो भाजपा के खिलाफ लड़ने वाली अन्य पार्टियां हैं वो हमारे साथ अलायंस करने के लिए पहल किया है। हमने भी उस पहल का स्वागत किया है और हम पूरे बिहार में एकताबद्ध होकर लड़े हैं। इस वजह से भाजपा और जदयू को करारी जो है चोट पड़ी है। भले ही सत्ता में वो आ गए हैं खींच खाच करके, लेकिन ये सच्चाई है, उसमें भी बेईमानी करके आए हुए हैं। यह सच्चाई है कि बिहार की जनता का जो मोड था वो सत्ता में परिवर्तन का था, थोड़ा सा से चूक गए। इसलिए हम समझ रहे हैं कि हमारी पार्टी की ताकत, लेफ्ट की ताकत बिहार में मजबूत हुई है। लेकिन सर कहते भी है ना कि जो जीता वही सिकंदर। मान ली बीजेपी और उसका अलायंस जीत गया तो आप लोग तो हाथ खाली मलते रह गए। तेजस्वी जी बार बार ये बात कहते हैं कि सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, आखिर वो किस बेस पे कहते हैं? इनका पीछे क्या कारण हो सकता है? उनके भीतर आपस में जो अंतर्विरोध है वो तो खुल करके सामने आ रहा है। उनके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। ये कितना माने आज के समय में लोग मंत्री बनना चाहते हैं और वो मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, उनका सम्मान नहीं बच पा रहा है, ठेस लग रहा है। वो विधायक रहना पसंद करते हैं लेकिन मंत्री बनना पसंद नहीं करते हैं। तो वो भाजपा एक तरह से कहिए तो नीतीश जी की पूरी पार्टी को, पूरे मंत्रिमंडल को, जो नीतीश जी के पार्टी के हैं, सबको अपने कब्जे में ले लिया है। और उसी के आरएसएस के आइडियोलॉजी और उसी के दबाव में इन लोगों को काम करना पड़ रहा है। तो ये जो इस तरीके से दबाव में काम करने वाली जो पॉलिटिक्स चल रही है बिहार के भीतर और मजबूर हुआ है जिस तरीके से जेडीयू, मैं समझता हूँ कि तेजस्वी जी का आकलन भी सही है। दिशा तो उसी दिशा में बिहार जा रहा है। अच्छा सर, आपने जो आइडियोलॉजी की बात कर दी, यानी कि जो विचारधारा की बात आती है, आप लोग चूँकि आरजेडी से मतलब आप लोग किए, उनसे अलायंस किए सरकार, इसमें जो भी विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा में भी बात चल रही थी,
सिवान में जिस लड़ाई की बात आप लोग करते हैं, पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की, कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति भी जो है कि माले विरोध से ही हुई थी, और आप लोग जो कि उनके साथ रह करके यहाँ चुनाव लड़ें, कुछ अटपटा नहीं लग रहा क्या आप लोगों को? देखिए, एक तो बात है कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई ये हम नहीं कह सकते, लेकिन बीच के दौर में निश्चित तौर पे सामंती जो ताकतें हैं सिवान के, जिनसे हमारी पार्टी लड़ रही थी लगातार, और हम बिहार के भीतर और ख़ासकर सिवान के भीतर गरीब गुरबों की आवाज़ बन करके सामंती ताकतों के खिलाफ एक लोकप्रिय किसान आंदोलन जो भाकपा माले के नेतृत्व में उभरी थी, सामंती ताकतों ने उनका इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके हमारे ऊपर हमला किया, और निश्चित तौर पे उस हमले का हमने भी जवाब दिया है। तो एक दौर में ये सब चली है। आज सबसे बड़ा हमला हमारे देश के संविधान पर है। हमारे देश के लोग, मेरे दिमाग से उधर जाएगा सवाल ये, आपने कहा कि सामंती ताकतों ने उनका इस्तेमाल किया, तो यानी कि मतलब है कि आपको व्यक्तिगत तौर पे शहाबुद्दीन साहब से कोई एलर्जी नहीं थी या उनसे कोई दिक्कत नहीं था? नहीं, व्यक्तिगत तौर पे किसी भी व्यक्ति से किसी का एलर्जी का क्या मायने मतलब होता है, उसके काम से होता है। अगर अपराध की ताकतें यहाँ मजबूत हुई, सामंती ताकतों ने इस्तेमाल करके और हमारे ऊपर गोली चलाया, गरीबों का दमन किया, तो उस कार्रवाई के खिलाफ ना हम संघर्ष कर रहे हैं। सिस्टम और उस व्यक्ति के कार्रवाई जो थी, अपराध जो था, उसके खिलाफ हम लड़े। आज भी हम अपराध के साथ कोई कंप्रोमाइज़ करने नहीं जा रहे हैं। आज भी हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और किसी भी किलर के साथ हमारा कोई समझौता नहीं है। हमारी सीधे सीधे बिहार के भीतर आज के परिस्थिति में हमारे देश के संविधान खतरा में है, लोकतंत्र खतरा में है, और फासिस्ट ताकतों का जिस तरीक़ा से गरीबों पर हमला हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है, इस हमले के खिलाफ हम तो चाहते हैं कि पूरे देश की वाम लोकतांत्रिक जो शक्तियां हैं वो एकजुट हो करके एक बड़ी ताकत बने और इन ताकतों को, खास करके भाजपा जैसी फासिस्ट ताकत को परास्त करें। इस वजह से हमारी जो है अलायंस हुई है, मुद्दों पर अलायंस हुई है। राजनीतिक जैसे मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, एक चीज़ हम लोग बड़ा गौर नज़दीक से देखते हैं कि जब कोई क्रिमिनल या कोई ऐसे पेशेवर लोग या फिर जैसा बाहुबल कहा जाता है, जैसे ही वो सत्ता के साथ चिपक जाते हैं तो उनकी जो है कि वो चीज़ भूल जाता है जो कभी उनके नाम पे चस्पाया जाता था। ये चीज़ सर, मतलब लोग कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड की राजनीति आखिर क्यों होती है देश में? इसके पीछे कानून क्यों नहीं बन पाता है ताकि उससे क्रिमिनल को रोका जाए? देखिए, कानून से कितना रुकेगा ये कहना बहुत, मैं समझता हूँ कि मुश्किल है। बिल्कुल। जनता सही समय पर सबको जवाब देती है, बिल्कुल। और जनता ही मालिक है, जनता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है, और समय समय पर जनता उन अपराधियों को भी जवाब देते रही है। मैं समझता हूँ कि अपराध की राजनीति लंबे समय तक नहीं चल सकती, एक न एक दिन उससे परास्त होना है, ज़रूर थोड़ा देर हो सकता है। इसलिए हम जनता पर भरोसा करते हैं, जनता पर विश्वास करते हैं, और लोकतंत्र की अगर रक्षा हो सकती है तो जनता के जरिए हो सकती है। कानून तो हम समझ रहे हैं कि आज कानून का भी तो इस्तेमाल करके, जैसे मेरे ही साथ ले लीजिए, तो हम तो कोई क्रिमिनल नहीं थे। हम तो शुरू से लेकर के, और हमारी पार्टी शुरू से लेकर के जनता की आवाज़ को लेकर के लड़ रही थी। गरीबों पर हमले, अत्याचार, जुल्म हो रहा था, हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे और ज़रूरत पड़ने पर लड़ते भी थे। लोकतांत्रिक तरीक़ा से हम लोग लड़ रहे थे। हम एक प्रोसेसन में शामिल हैं। यहाँ के फासिस्ट जो ताकतें हैं, जो हर उस आवाज़ को जो दबाना चाहती है जो जनता के पक्ष में है, उन्होंने साजिश करके हमको जेल में डलवाया, FIR किया, और यही कानून व्यवस्था के जरिए आज तक हमारे केस में 5.5 साल तक हम जेल में रहे। तब जाकर के जनता ने फिर हमको इस जनता के अदालत से फ़ैसला सुनाया, हमें जिताया, तब आज हम बाहर आए हैं। तो कुल मिलाकर हम जो समझते हैं कि कानून के द्वारा भी ये नहीं कहा जा सकता, कानून भी मिला जुला कर देखा जाए तो बड़े लोगों के पक्ष में ही खड़ा है। अच्छा सर, सिवान की बात हम करते हैं और शहाबुद्दीन साहब की बात नहीं होती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अधूरापन महसूस होता है। हम एक व्यक्तिगत नहीं बल्कि विकास के मॉडल पे अगर हम बात करते हैं तो शहाबुद्दीन को आज लोग याद कर रहे हैं, खास करके जब सिवान के सदर अस्पताल में कई व्यवस्थाएं नज़र नहीं आ रही हैं। कोरोना काल में लोग इसको मिस कर रहे थे कि शहाबुद्दीन साहब रहते तो कम से कम हमें फैसिलिटी अच्छी मिल जाती। इसके बारे में सर क्या कहेंगे ज़रा? देखिए, मेरा इस मामले में स्पष्ट समझ है कि उस समय भी फैसिलिटी कोई ख़ास नहीं थी और आज भी नहीं है, और जो भी सरकारें रही हैं सब सरकारें जनता के एक तरह से कहिए तो खिलाफ ही खड़ी रही हैं।
आज के दौर में अलायंस हो जाने से हम ये नहीं मान ले रहे हैं कि उस समय सरकारें जनता को जो सुविधा देना चाहिए था वो दे रही थी। आज हम निश्चित तौर पे समय बदला है, परिस्थिति बदला है, हम लोग के साथ उनका आरजेडी का अलायंस हुआ है, तो हम लोग का भी एक और उनका मिल करके बैठ करके एक रणनीति कार्यनीति तय हो रहा है। तो हम निश्चित तौर पे पार्टी के भीतर भी अपने मुद्दों को रखते हैं, अलायंस के भीतर रखते हैं। अब आने वाले समय में देखेंगे कि क्या रहेगा, लेकिन पिछले दिनों ऐसा नहीं था कि वही बहुत डेवलपमेंट और ही हो गया था। अच्छा सर, ओसामा के बारे में क्या कहेंगे? जैसे वो यूथ आइकॉन के नज़र में उभर रहे हैं, लोग उनके प्रति एक लालसा भरी नज़र से देख रहे हैं। जिस तरीके से राजद में कहा जा रहा है कि उनके साथ गलत किया गया, कहीं उनके साथ मिलने नहीं गया, ये लोग अस्पताल में देखने नहीं गया, लोग लास्ट में कई तरीके की राजनीति उनके साथ हो गई, लोगों के अंदर नाराज़गी है, खास करके माइनॉरिटी समाज के प्रति। तो सर आप ओसामा को क्या कहेंगे इस मामले में? क्या उनको भरना चाहिए या उनको खामोश करना चाहिए? इस पर हमसे कमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके पार्टी के भीतर का मामला है, उनके पार्टी के भीतर में क्या चल रहा है वो लोग बताएंगे। ऐसे तो मैं समझता हूँ कि वो लोग आरजेडी के साथ ही हैं, आरजेडी से अलग नहीं है, और वैसी तत्कालिक कोई नाराज़गी छोटी मोटी हो सकती है, बहुत बड़ी नाराज़गी नहीं है। और जहाँ तक यूथ आइकॉन की बात हो रही है, तो देखिए अब समय के साथ चीज़ें तय होती हैं। हम लोग तो अपना आइकॉन भगत सिंह को मानते हैं, जिनकी विचारधारा सामाजिक परिवर्तन की है, जिनकी लड़ाई भी सामाजिक परिवर्तन के लिए रही है। अब किस रूप में ये अपने आप को प्रस्तुत करते हैं उस समय के साथ तय होगा। हम समझ रहे हैं कि उनके पार्टी के भीतर का मामला है। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी बात हमारी हो रही थी विधायक जी से, अमरजीत कुशवाहा जी से, और जिस तरीके से इन्होंने बात कहा कि हमारी और उनकी जो हमारी गठबंधन चल रही है ये एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चल रही है और ना कि कोई विचारधारा की बात इसमें है। ये सही है कि सेकुलरिज्म के नाम पे हम लोग सब साथ में हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हमारा रास्ता क्या होगा, उनका रास्ता क्या होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। बने रहिए हमारे